हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। आशा करती हूँ आप सभी प्रशिक्षुगण अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर के लघु प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इससे पहले आपकी कंप्यूटर की 10 क्लासेस हो चुकी है, जिनमें हमने अति लघु प्रश्न लगभग 160 के करीब और लघु प्रश्न लगभग 19 कंप्लीट कर चुके हैं और आज आगे शुरुआत करेंगे लघु प्रश्नों की। अति लघु प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, उनको बहुत ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपके एग्ज़ाम में इस बार बन सकते हैं। तो यानी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकेंगे आपके सिलेबस से कंप्यूटर के, वो आपको करा दिए जाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। और यही बिल्कुल सही समय है आपका तैयारी करने के लिए, क्योंकि एकदम से आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी करने में ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। तो दिन में एक वीडियो आपको दी जाती है कंप्यूटर की, और बाकी सब्जेक्ट की भी अब तो कमी आ रही है क्योंकि सर की भी तबीयत ख़राब चल रही है। तो अपने पेंडिंग में कुछ भी ना छोड़े, साथ के साथ क्लासेस को करते रहे ताकि तैयारी के लिए आपके ऊपर एकदम से लोड ना पड़े और अभी से आप लोग आने वाले समय के लिए तैयार हो जाए और याद भी रहेंगी चीज़ें आपको, ये भी मेरा आपसे वादा है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए आज की अपनी क्लास की। सो गाइज, इससे पहली क्लास में हम प्रश्न नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल क्या होता है और पावर पॉइंट क्या होता है। इन चीज़ों के बारे में हमने, इन टर्म्स के बारे में जान लिया था, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में आसानी से पूछी जा सकती है 2-2 नंबर में। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट क्या होता है। भैया, इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट, इंटर यानी अंतर और नेट मतलब जाल। अगर बात की जाए इंटरनेट का जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में, उसको क्या कहते हैं? आंतरिक जाल, ठीक है, तो या फिर संजाल भी कह सकते हैं। इसके माध्यम से, यानी इंटरनेट के माध्यम से, जाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या डाटा को शेयर करने के लिए, सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए और उनकी व्यवस्था करने के लिए जो भी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई है, तो उसे ही हम इंटरनेट कह देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या डाटा शेयर करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। नेट का मतलब जाल होता है। जाल मतलब जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ठीक है, तो ये एक जाल बन जाता है ऐसे। इसी को हम इंटरनेट बोलते हैं कि ये कंप्यूटर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सूचनाओं का स्वरूप बताइए। सूचनाएं कैसी कैसी हो सकती है? अगर बात की जाए, आप कंप्यूटर पर डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें किस किस प्रकार की सूचनाएं हो सकती है, या फिर सिर्फ कंप्यूटर की बात ही नहीं, आप कोई सूचना, जानकारी को नोट करते हैं, उसको व्यवस्थित करके रखते हैं, अपने पास लिख कर रखते हैं, तो वो किस किस तरीके से हो सकती है, किस किस फॉर्म में हो सकती है, उसकी अगर बात कर ली जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर परिमाणात्मक, यानी इसमें परिमाण होता है। ऐसी सूचनाएं हो सकती है, गुणात्मक हो सकती है सूचनाएं, आक्रात्मक हो सकती है, विषयात्मक हो सकती है, अवधारणात्मक हो सकती है आपकी सूचनाएं, ठीक। तो ये हो जाते हैं आपकी सूचनाओं के स्वरूप। बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है ये कि इनमें से कौन सा सूचना का स्वरूप नहीं है। MCQ में बन जाता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है शैक्षिक प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा दी गई है
SS कुलकर्णी के अनुसार। और गाइस जो परिभाषा होती है उसको हम अपने शब्दों में नहीं लिख सकते, क्योंकि वह परिभाषा किसी न किसी के अनुसार दी गई होती है, तो उसके शब्दों को हमें एज इट इज़ लिखना होता है। परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेगी। और कंप्यूटर में जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है यानी फुल फॉर्म्स है वो सभी एक साथ मैं आपको किसी दिन कवर करा दूंगी, जितने भी आपके सिलेबस में कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी जाती है उनको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, कहाँ रह गए हैं बाकी सभी आपके दोस्त। तो सभी को एक बार बुला लीजिए शेयर करके, ताकि सभी क्लास का आनंद ले सके और जानकारी ग्रहण कर सके। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या होती है परिभाषा। तो प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के आविष्कारों का तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहा गया है। प्रौद्योगिकी मतलब होता है टेक्नोलॉजी, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक मतलब एजुकेशन में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या होता है कि शिक्षक प्रौद्योगिकी के द्वारा अल्प समय में अधिक से अधिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है कि जब हम एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो कम से कम समय में हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तो ये परिभाषा दी है LSS कुलकर्णी ने, बहुत ही आसान है याद रखनी। प्रौद्योगिकी समझ लीजिए, टेक्नोलॉजी को कहा जाता है प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही क्या कहते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। और शैक्षिक प्रौद्योगिकी से हम कम से कम समय में या अल्प समय में अधिक से अधिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूप कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पर 4 रूप बता दिए हैं कौन कौन से हो सकते हैं। शिक्षण तकनीक हो सकती है, अनुदेशन की तकनीक हो सकती है, या व्यवहार तकनीक हो सकती है, या अनुदेशन प्रारूप हो सकता है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षण मशीन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षण मशीन के बारे में पूछा गया है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपका ज़रूर एक बनना है कि शिक्षा में या तो टेक्नोलॉजी बता दीजिए या फिर इस तरह का कुछ। तो शिक्षण मशीन एक यांत्रिक विद्युत युक्ति है यानी मशीन है। यह शिक्षण प्रकरण को पूर्व निश्चित क्रम में प्रस्तुत करती है। इसमें छात्रों को प्रश्न के उत्तर देने के अवसर दिए जाते हैं और उसे तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। तो इसे ही हम शिक्षण मशीन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये यांत्रिक विद्युत युक्ति होती है, यह है शिक्षण का जो प्रकरण होता है उसको निश्चित क्रम में प्रस्तुत करती है और बच्चों से कुछ प्रश्न भी करती है, और यदि उसका सही जवाब बच्चे दे देते हैं तो उसको तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देती है कि आपका प्रश्न सही है या गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। तो ये मशीन जो है 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो बहुउत्तरीय मशीन, ठीक है, बहुउत्तरीय युक्त मशीन, या फिर उचित उत्तर युक्त मशीन। इस तरीके से ये 2 तरीके से हो सकती है। और अगर देखा जाए गाइस कि जैसे आप किसी भी ऐप के माध्यम से कोई MCQ टेस्ट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आपका टेस्ट ख़त्म होता है तो ख़त्म होते ही जिन प्रश्नों के उत्तर आपने दिया वो उनका उसमें जितने मार्क्स आपने गेन किए उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत दिखा देता है टेस्ट के ख़त्म होते ही। तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि यानी फीडबैक मिल जाता है कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए थे। तो वो भी इस तरीके से इनमें यूज़ कर सकते हैं हम। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24, जादुई लैंटर्न क्या है। तो जादुई लैंटर्न एक चित्र प्रदर्शक उपकरण होता है। इसकी सहायता से छोटे चित्रों को बड़े पर्दे पर दिखाया जा सकता है। इन चित्रों को सभी प्रतिभागी एक साथ देख सकते हैं। यानी यदि कोई छोटी वस्तु होती है, चित्र होता है, इस उपकरण के माध्यम से उसको दीवार पे लगे पर्दे पर आसानी से दिखाया जा सकता है और वो बड़ा दिखाई देता है स्वरूप में, ताकि जितने भी बच्चे कक्ष में बैठे हैं सभी आसानी से उसको देख सकते हैं एक ही साथ।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर की प्रमुख भाषाओं को बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। कंप्यूटर की कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो ध्यान से सुन लीजिए, बेसिक, लोगो, कोबाल, पायलट, ये सभी कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं हैं। C++ भी हो सकता है। बाकी आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, बचेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं बेसिक, लोगो, कोबाल, पायलट आदि। यदि आपसे लिखने को बोल दी जाए तो लिख पाएंगे बेसिक, लोगो, कोबाल, पायलट आदि। अगला प्रश्न है टेप रिकॉर्डर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो भैया टेप रिकॉर्डर का यूज़ हम में से ज़्यादातर लोगों ने किया होगा। तो टेप रिकॉर्डर क्या होता है, एक यांत्रिक यंत्र होता है, और टेप रिकॉर्डर का उपयोग शिक्षक विभिन्न जानवरों तथा पक्षियों की बोली, विभिन्न विशेषज्ञों से संबंधित विषयों पर भाषण आदि को टेप रिकॉर्ड करके उन्हें छात्रों के सम्मुख आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसका यूज़ इसलिए नहीं किया था कि जानवरों की आवाज़ सुन सके या किसी विशेषज्ञ का भाषण रिकॉर्ड करके रखे। टेप रिकॉर्डर में हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की है बचपन के समय की अगर मैं बात करूं। लेकिन जिसका सही यूज़ है वो यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हर एक प्रश्न का उत्तर हमें किससे जोड़ना है, शिक्षा से जोड़ना है। तो वही है, जब शिक्षा से जोड़ेंगे तो बात शिक्षक की होगी कि शिक्षक इसका प्रयोग करता है विभिन्न जानवरों और पक्षियों की आवाज़ को रिकॉर्ड करके बच्चों के सामने उन्हें ज़रूरत पड़ने पर प्रस्तुत करता है, ठीक है। और ये दो प्रकार का हो सकता है टेप रिकॉर्डर, टेबल मॉडल और पोर्टेबल मॉडल, ठीक है। टेबल पर रखा गया पहला टेप रिकॉर्डर, पोर्टेबल जिसको छोटे से छोटा हो जाए, मोड़ तोड़ के उसको छोटा बना करके अपनी पॉकेट में भी रख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्लाइड प्रोजेक्टर किसे कहते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर के कितने भाग होते हैं। DLED 2019 में प्रीवियस ईयर पेपर में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। स्लाइड प्रोजेक्टर के द्वारा पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी प्रकरण होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्लाइड प्रोजेक्ट की जाती है और प्रोजेक्टर स्लाइड को उल्टा रख दिया जाता है। उस पर प्रकाश की तीव्र किरणें डालकर लेंस के माध्यम से पर्दे पर दिखाया जाता है। अब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में सुनिए, यहाँ से जितना समझ आया ठीक है, लेकिन आगे की चीज़ें मैं आपको क्लियर करती हूँ। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका क्लासरूम है, तो एक प्रोजेक्टर टाइप यहाँ पर एक मशीन होती है जिस पर यहाँ एक लेंस लगा होता है और उसके ऊपर यहाँ एक इस तरीके से लाइट का इक्विपमेंट लगा होता है, इसी से जुड़ा हुआ, और इसी के तुरंत सामने यहाँ दीवार पर एक पर्दा लगा होता है, ठीक है। अब आपको यदि कोई भी शीट बच्चों को एक साथ में दिखानी है प्रोजेक्टर के माध्यम से, तो आप क्या करेंगे, पेपर की ट्रांसपेरेंट शीट्स होती है उन पर चीज़ों को नोट करके लिख करके इस लेंस पर रखा जाता है जो यहाँ पर बना होता है, और उल्टा करके रखा जाता है। फिर क्या होता है, इससे लाइट ऐसे इसके ऊपर शीट के ऊपर पड़ती है और जो आपकी इसके माध्यम से होती हुई यहाँ पर्दे पर दिखाई देती है। तो ये ऐसे काम करता है ये वाला प्रोजेक्टर, और आपने देख ही लिया। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही इसने भी लिखी हुई है यहाँ पर, बस थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है। आपको समझ आ गई होगी कि मतलब क्या है स्लाइड प्रोजेक्टर का। उसमें स्लाइड्स यूज़ करते हैं पर्दे पर दिखाने के लिए। तो स्लाइड प्रोजेक्टर की अगर बात करें, इसके 5 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इसके, चलिए देखें। सबसे पहला है विद्युत व्यवस्था और प्रक्षेप बल्ब, प्रक्षेप लेंस जिसकी मैंने बात की थी, स्लाइड ट्रे और प्रक्षेपण स्क्रीन, इन सब से मिलकर बना होता है ये स्लाइड प्रोजेक्टर। कहने का अर्थ ये है, ये इसके टाइप्स नहीं है कि इतने तरह के होते हैं, ये इसके भाग है, ठीक है। यानी इन सब पार्ट्स से मिलकर ही एक स्लाइड प्रोजेक्टर बनता है। विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए प्रक्षेप बल्ब होना चाहिए, लेंस होना चाहिए, स्लाइड के लिए ट्रे होनी चाहिए और प्रक्षेपण स्क्रीन भी होनी चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रॉडबैंड से आप लोग क्या समझते हैं। अच्छा, ब्रॉडबैंड सेवा तो आप सभी ने यूज़ की होगी या सुना होगा इसके बारे में। ब्रॉडबैंड
एक प्रकार की सेवा हो सकती है, सर्विस हो सकती है। ब्रॉडबैंड सेवा का प्रयोग तीव्र गति से अधिक डाटा संचारण हेतु यानी तेज़ और ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने के लिए ब्रॉडबैंड का यूज़ किया जाता है। इसमें डाटा स्थानांतरण की गति 1 मिलियन अथवा इससे अधिक हो सकती है। तो ब्रॉडबैंड का यूज़ ज़्यादातर जो आपके कैफ़े वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर छोटे पैमाने पर बात की जाए या फिर जो अपने घर से ज़्यादा इंटरनेट का वर्क करते हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छी स्पीड की और ज़्यादा डाटा की, वो ब्रॉडबैंड लगवाते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसकी हेल्प से क्या होता है, एक तो डाटा ज़्यादा मिलता है और स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसलिए ब्रॉडबैंड का यही होता है अर्थ। और ब्रॉडबैंड क्या है, एक सेवा है, इंटरनेट की सेवा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। उपग्रह का शिक्षा में उपयोग का विस्तृत वर्णन कीजिए। दोस्तों, उपयोग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय प्रयोग 1975 में भारत में ही प्रारंभ हुआ था। भारत की अगर बात करें तो भारत में कब प्रारंभ हुआ उपग्रह का प्रयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो वो 1975 में हुआ। 1 अगस्त 1975 को अमेरिका की सहायता से उपग्रह अनुदेशन दूरदर्शन प्रयोग यानी साइट का उद्घाटन हुआ था। यह स्वतंत्र न होकर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के सहयोग से किया गया था। साइट प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा तक व्यापक पहुंच CAPE प्रोजेक्टर के अंतर्गत संचालित किया गया था। साइट की शुरुआत के साथ साथ शैक्षिक कार्यक्रमों में रचनात्मक प्रयोगों की श्रृंखला को भी शुरुआत की गई थी। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को प्रक्षेपित करके भारत ने अंतरिक्ष में पहला कदम रखा। तो यानी भारत का पहला उपग्रह कौन सा था और कब स्थापित किया गया, ये चीज़ यहाँ पर आपके ध्यान देने लायक है। तो पहला उपग्रह कौन सा था भारत का, आर्यभट्ट था। कब इसको प्रक्षेपित किया गया, 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। यही आपके लिए यहाँ से महत्वपूर्ण बात थी। फिर आगे बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें बताई गई है, लेकिन उपग्रह शिक्षा में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या उद्देश्य है, वो आप आगे समझेंगे। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि उपग्रह शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है कि गांव में रहने वाले भारतीय जन समुदाय को शिक्षित करने हेतु दूरदर्शन का उपयोग करना। किसके माध्यम से हुआ है, एजुकेशन सैटेलाइट के माध्यम से, एड्यूसेट के माध्यम से। आगे बात की गई है प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा सामुदायिक जीवन के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिए और बच्चों में विज्ञान संबंधी समझ और संख्यात्मक समझ, भाषाई समझ का विकास करने के लिए एजुकेशन सैटेलाइट का यूज़ किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से लाना भी इसके कारण बहुत ही आसान हो गया है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इस वीडियो का। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का वर्णन करना है। आपसे देखिए 3 बार पूछा जा चुका है यही सेम क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर, बाकी क्वेश्चन यही रहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए, या खाली पूछ लिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। तो दोनों चीज़ें जानेंगे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन दोनों में अंतर क्या है, उपयोगिता क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेली कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग अथवा टेलीविज़न द्वारा बैठक या संगोष्ठियों का आयोजन करना ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। अब जैसे आपने देखा कि कोरोना के टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने सभी मंत्रियों के साथ कैसे बात की थी, अगर कोई भी उन्हें संगोष्ठी या किसी भी बैठक का आयोजन करना होता था तो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी जब आप न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे तो सभी आमने सामने बैठे दिखाई देते थे टेलीविज़न के माध्यम से, ठीक है। तो इस विधि में कई सारे व्यक्ति इस प्रकार बातचीत करते हैं जैसे कि वे सभी एक ही स्थान पर बैठे हो, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को देखकर बात कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के आज कई रूप देखने को मिलते हैं, जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग आदि।
बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग में अंतर क्या है, अगर उसकी बात कर ले, आप अपने घर बैठे टेलीविज़न पर, ठीक है, आप अपने घर बैठे टेलीविज़न पर कोई वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि आपका इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए न्यूज़ चैनल है कोई और काफ़ी सारे उसने मेंबर्स बुलाए हुए हैं और वो कुछ बैठक कर रहे हैं या कोई वार्ता कर रहे हैं और आप बैठे अपने घर उसको सिर्फ सुन रहे हैं, आपकी तरफ से उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो तो था टेली कॉन्फ्रेंसिंग। लेकिन जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर बात करते हैं तो इसमें फ़ोन लाइन दोनों तरफ होती है जो टेलीविज़न एवं माइक के माध्यम से जुड़ा होता है, यानी यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और तीसरी बात कि बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क भी कहते हैं। इस लाइन के साथ आवाज़ व चित्र स्थानांतरित होते हैं जो प्रेक्षक के सम्मुख रखे टेलीविज़न पर दिखता है। अब आगे बात करें दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आगे के क्वेश्चनों की शुरुआत हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। और फटाफट जल्दी से पूरा करिए अपने सिलेबस को, जल्दी से क्लासेस को कवर करिए जिसकी भी पिछली क्लासेस छुड़ी हुई है। अभी तक ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई है, लेकिन अब जो है थोड़ा स्पीड से चला जाएगा क्योंकि बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी और फिर ज़्यादा समय नहीं बचेगा तैयारी के लिए। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।